ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए खुद भगवान के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। जब पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, तब सिर्फ एक ही इंसान को पास्ट में वापस जाने का मौका मिला। ये कहानी है रीइंकारनेशन की, जहां हीरो को सब कुछ फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हीरो इस बार ह्यूमैनिटी को सच में बचा पाएगा, या फिर हिस्ट्री खुद को एक बार फिर रिपीट करेगी? एक दिन भगवान ने एक नई दुनिया बनाई, पर यह दुनिया शांति के लिए नहीं थी। ये दुनिया बनाई गई थी सिर्फ एक चीज के लिए, एंटरटेनमेंट। इस दुनिया का नाम था अबिस। यहां मॉन्स्टर्स पैदा हुए और इंसानों को बिना किसी चॉइस के सीधा मौत के मुंह में फेंक दिया गया। यहां जीने का सिर्फ एक रूल था, लड़ना या मरना। सर्वाइवल और स्ट्रगल ही इस दुनिया का सच बन चुका था। खून बहा, लाशें गिरी और हर किल पर रिवॉर्ड मिलता रहा। और भगवान, वो ये सब देखकर मुस्कुराता रहा। अंधेरी रात में पूरी जगह बर्बाद पड़ी है। जमीन पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है। तभी एक खतरनाक मॉन्स्टर उस पर अचानक हमला करता है। वो आदमी दर्द से कराह उठता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहने की कोशिश करता है। यहाँ कोई दया नहीं है, सिर्फ सर्वाइवल है। इस दुनिया में जीने के लिए लड़ना ही पड़ता है। मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाता हुआ उस आदमी पर हमला करता है। आदमी बुरी तरह जख्मी है, लेकिन फिर भी हार मानने को तैयार नहीं है। मॉन्स्टर सोचता है कि ये अब बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी आदमी को एहसास होता है कि सबसे खतरनाक दुश्मन यहाँ से गुजर चुका है। ये सीन दिखाता है कि इस दुनिया में एक पल की देरी भी मौत बन सकती है। अब बचे हुए लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये लोग इंसानी जाति के आखिरी सर्वाइवर्स हैं। इनके सामने एक सच रखा जाता है, अब दुनिया को सिर्फ यही लोग बचा सकते हैं। हर एक सर्वाइवर अपनी जगह बहुत पावरफुल है और सब मिलकर फाइनल डेथ स्क्वाड बनाते हैं। इनके लीडर का नाम है कैंग हान सू। ये लोग तय कर लेते हैं कि चाहे जो हो जाए, ह्यूमैनिटी को बचाना ही पड़ेगा। ये है टाइम स्पेस क्रिस्टल, एक ऐसी शक्तिशाली ऑर्ब जो पास्ट में वापस भेजने की ताकत रखती है। ह्यूमैनिटी के ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद ये क्रिस्टल सिर्फ एक ही इंसान को मौका देता है कि वो अतीत में जा सके। अब सवाल ये है, कौन जाएगा पास्ट में? सब जानते हैं, ये जिम्मेदारी सिर्फ सबसे स्ट्रांग इंसान ही उठा सकता है। और यहीं से एक नया डिसीजन लिया जाता है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है। सब लोग एक दूसरे से कहते हैं कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्रिस्टल एक्टिवेट होने वाला है और सिर्फ एक ही इंसान पास्ट में जा सकता है। सबकी नज़र एक ही आदमी पर जाकर रुकती है। उसका नाम लिया जाता है कैंग हान सू। वो शांत आवाज में कहता है कि वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो जाता है। और यहीं से उसकी रीइंकारनेशन की जर्नी शुरू होती है। सालों तक हर दिन कैंग हैंसू लड़ता रहा। बार बार लड़ना, बार बार गिरना और फिर उठना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वो सोचता है, क्या ऐसे मर जाना ही ठीक है? लेकिन तुरंत वो खुद को संभालता है, क्योंकि इंसानी जाति की उम्मीद अब उसके हाथों में है और उसे कहा जाता है, उम्मीद मत छोड़ना। एक औरत कांग हांसू से कहती है कि अगर वो पास्ट में जाता है तो सिर्फ कुछ साल नहीं, बहुत ज्यादा पहले जा सकता है। अगर वो और पहले गया तो जो फ्यूचर हम जानते हैं वो पूरी तरह बदल जाएगा। ये बात सुनकर सब लोग समझ जाते हैं कि ये डिसीजन कितना खतरनाक है। कांग हांसू मानता है कि हाँ, इससे प्रेजेंट चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर ह्यूमैनिटी को बचाने का मौका है तो मैं ये रिस्क लूंगा। एक वॉरियर कहता है कि अगर कांग हांसू पास्ट में गया तो शायद वो अपनी सारी टीम को बचा सके। सब लोग समझ जाते हैं कि पास्ट में जाने का मतलब सब कुछ फिर से शुरू करना है। कांग हांसू बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है। वो टाइम स्पेस क्रिस्टल के सामने खड़ा होता है। क्रिस्टल एक्टिवेट हो चुका है और अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये पल डिसाइड करेगा पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर। टाइम स्पेस क्रिस्टल पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। जमीन कांपने लगती है और आसपास सब कुछ टूटने लगता है। एक तेज रोशनी कैंग हान सू को अपनी तरफ खींच लेती है। ये सिर्फ टेलीपोर्ट नहीं, टाइम रिवर्सल है। एक आवाज चिल्लाती है, ध्यान मत भटकने देना,
और अगले ही पल कैंग हानसू अतीत की तरफ खींच लिया जाता है। एक पावरफुल मेज आगे बढ़कर कहता है, हम इसे रोक देंगे। वो अपनी पूरी मैजिक टाइम स्पेस क्रिस्टल पर छोड़ देता है। तेज आग और रोशनी पूरी जगह भर जाती है। ये लोग जानते हैं कि कैंग हानसू को सेफ भेजना ही सबसे जरूरी है। जाते वक्त वो कहते हैं, बाकी सब हम संभाल लेंगे। सब मिलकर उसके लिए रास्ता बना देते हैं ताकि वो पास्ट में पहुंच सके। एक वॉरियर आगे बढ़कर कहता है, मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आना। वो हवा में छलांग लगाता है और सामने आने वाले मॉन्स्टर्स पर सीधा हमला करता है। हर तरफ धमाके और रोशनी फैल जाती है ताकि कैंग हैन सू का रास्ता खुला रहे। एक आवाज़ आती है, कैंग, ये तुम्हारा मौका है। कैंग हैन सू बिना रुके क्रिस्टल की तरफ बढ़ता है। वो कहता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे सब पता है। और अगले ही पल वो रोशनी में मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से हमला करते हैं। जमीन टूट जाती है, हर तरफ धमाके होते हैं। कैंग हानसू को जोर का झटका लगता है, उसका वेपन भी टूट जाता है। दर्द के बीच उसे याद दिलाया जाता है, ध्यान मत भटकने देना, क्योंकि अब भी उसका असली मिशन पास्ट में पहुंचना ही है। एक औरत कहती है कि वो इस जगह और इस दुनिया का बोझ खुद संभाल लेगी। वो कैंग हानसू से रिक्वेस्ट करती है कि एक बात ध्यान से सुने। कैंग हानसू शांत आवाज में कहता है, मैं कोशिश करूंगा। वो जानता है कि जो जिम्मेदारी उसे दी जा रही है वो कितनी भारी है। जाते वक्त उसे फिर से पुकारा जाता है, कैंग हानसू। ये पल एक आखिरी वादा बन जाता है जो पूरी ह्यूमैनिटी का फ्यूचर तय करेगा। कैंग हानसू कहता है कि बिना वजह किसी को मारना गलत है। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग जीने लायक हैं जो जीने के हकदार हैं। वो साफ बोल देता है, जो बेकार है उसे जिंदा छोड़ना गलती है। ये सोच दिखाती है कि वो पहले से कितना क्रूअल और प्रैक्टिकल हो चुका है। यहीं से पता चलता है कि पास्ट में जाकर भी कैंग हानसू कोई नॉर्मल हीरो बनने वाला नहीं है। सब तैयार हो जाते हैं। मैजिक सर्कल और टाइम स्पेस क्रिस्टल पूरी तरह घूमने लगता है। तेज रोशनी फैल जाती है और कैंग हानसू उसके बीच खड़ा होता है। वो बिना डरे आगे बढ़ता है। ये सिर्फ एक टेलीपोर्ट नहीं, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। और इसी पल कैंग हानसू अपनी रीइन्वेनेशन की तरफ बढ़ जाता है। मैजिक सर्कल पूरी तरह एक्टिवेट हो जाता है। तेज रोशनी और बिजली कैंग हानसू को घेर लेती हैं। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब उसे होश आता है, वो पूछता है, हम कहाँ आ गए? और तब एक आवाज कहती है, वेलकम मेरे बच्चे। रोशनी खत्म होते ही लोग घबरा जाते हैं। सब पूछते हैं, ये जगह क्या है? कैंग हानसू चुपचाप अपने हाथ को देखता है। वो समझ जाता है कि प्लान काम कर गया है। उसकी आंखों में एक नया यकीन होता है। वो मन ही मन कहता है, इस जिंदगी में मैं फेल नहीं होऊंगा। और यहीं से रीइंकार्नेटर की असली कहानी शुरू होती है। लोग होश में आते ही घबरा जाते हैं। सब एक ही सवाल पूछते हैं, ये जगह क्या है? कुछ लोग वापस जाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कैंग हानसू शांत रहता है। वो समझ चुका होता है कि ये वही पास्ट है जहां उसे आना था। और वो कहता है, जिस साल मैं पैदा हुआ था वही साल सब कुछ बदलने वाला है। शुरुआत में सिर्फ कुछ लोग गायब हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये घटना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लापता लोगों की संख्या कंट्रोल से बाहर चली गई। फिर आया साल 2020। इस साल में लोग एक अनजानी शक्ति के कारण अचानक गायब होने लगे। और यहीं से दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव शुरू होता है। ये दुनिया अदर वर्ल्ड कहलाती है। ये दूसरी डायमेंशंस को निगल जाती है और अब इसके इम्पैक्ट का बीच का पॉइंट है। जो लोग सबसे पहले यहाँ पहुंचे उन्होंने स्किल सीख ली और बहुत स्ट्रांग बन गए, लेकिन बाद में आने वालों के लिए ये जगह सिर्फ खौफ और मौत थी। यहाँ भयानक मॉन्स्टर्स रहते हैं और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। जो लोग अब इस द्वारा निगले गए सबको इसी अदर वर्ल्ड में लाया गया, और जब इस दुनिया के सारे लोग यहाँ पहुंच जाते हैं तब असली सर्वाइवल शुरू होता है। एक दिन अब इसका दरवाज़ा खुलने वाला होता है। जैसे ही ये दरवाज़ा खुलेगा ग्रेट वॉर शुरू हो जाएगी। कैंग हानसू जानता है कि उसके पास स्ट्रांग बनने के लिए सिर्फ 3 साल हैं, लेकिन पास्ट में आते ही उसकी सारी स्किल्स और ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। वो अपना हाथ देखता है और समझ जाता है, अब सब कुछ फिर से शुरू करना पड़ेगा। अचानक आसमान का रंग बदलने लगता है। लोग हैरान होकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है? तभी ऊपर से कुछ गिरता हुआ दिखता है,
जैसे आसमान ही टूट रहा हो। सब घबरा जाते हैं। फिर एक छोटी सी अजीब क्रिएचर सबके सामने आती है। वो कहती है, हेलो, मैं असिस्टेंट फेरी हूँ। और यहीं से लोगों की नॉर्मल जिंदगी पूरी तरह खत्म हो जाती है। असिस्टेंट फेरी सबको शांत रहने को कहती है। कांग हांसू समझ जाता है कि ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं, असली डेंजर है। फेरी अनाउंस करती है, क्विक प्रोसेसिंग, मतलब अब डिसीजन तुरंत होंगे। वो कहती है कि सब लोगों को अदर वर्ल्ड भेजा जाएगा। यहाँ हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन सिर्फ स्ट्रांग लोग ही जिंदा रहेंगे। लोग घबरा जाते हैं, पर फेरी बोलती है, पहले पूरी बात सुन लो। अचानक सीरियस हो जाता है। वो अनाउंस करती है कि यहाँ सबको इन्फिनिट फ्रीडम दी जा रही है। मतलब यहाँ कोई रूल्स या कानून नहीं होंगे। तुम जो चाहो कर सकते हो, और जो करोगे उसी पर तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। अच्छे काम या बुरे काम, दोनों का रिजल्ट मिलेगा। इस दुनिया में तुम जितना लड़ोगे उतना ही स्ट्रांग बनते जाओगे, बिल्कुल मूवी के हीरो की तरह। फेरी ये सब बताकर कहती है, अब गेम शुरू होता है। असिस्टेंट फेरी कहती है कि वो एक सिंपल डेमो दिखाएगी। अचानक एक आदमी पर अटैक होता है। सब घबरा जाते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता ये हो क्या रहा है। फेरी माफी मांगकर कहती है कि उसे ज्यादा बातें करने वाले लोग पसंद नहीं। फिर वो चिल्लाती है, भागो! और तब सब समझ जाते हैं कि यहाँ जिंदा रहने के लिए भागना और लड़ना ही पड़ेगा। लोग मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन असिस्टेंट फेरी गुस्से में कहती है कि उसे ज्यादा शोर बिल्कुल पसंद नहीं। वो सामने आए मॉन्स्टर को बिना सोचे मार देती है। फिर वो कहती है, मैंने पहले ही कहा था मुझे शोर पसंद नहीं। डर के मारे सब लोग चुप हो जाते हैं। फेरी हंसी के साथ कहती है कि अब शांति हो गई है और वो प्रोसेस आगे बढ़ाने वाली है। असिस्टेंट फेरी बताती है कि इसे रून कहते हैं। रून अलग अलग टाइप्स के होते हैं और रैंडमली अपीयर होते हैं। इनका रंग अलग होता है, जो इनकी वैल्यू दिखाता है। जो बेटर रून होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फेरी एक रून दिखाकर कहती है कि ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है। फिर वो पूछती है, कौन इसे लेना चाहता है? और तब लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ पावर के लिए कंपटीशन शुरू हो चुका है। असिस्टेंट फेरी कांग हांसू के एटीट्यूड से खुश होती है। वो उससे कहती है अपना हाथ आगे बढ़ाने को। जैसे ही रून एक्टिवेट होता है, उसके शरीर में नई ताकत दौड़ जाती है। फेरी बताती है कि ये सिर्फ नॉर्मल रून नहीं, बल्कि एक स्पेशल टाइप का रून है। ऐसे रून्स साइंस से एक्सप्लेन नहीं होते, ये बिल्कुल अलग होते हैं। फेरी मुस्कुराते हुए कहती है कि वो और भी चीज़ें दिखाएगी, और कांग हांसू समझ जाता है कि ये गेम उसके सोच से भी ज़्यादा गहरा है। असिस्टेंट फेरी थोड़ी देर रुककर सबको ध्यान से सुनने को कहती है। वो बताती है कि चाहे रून या एबिलिटी किसी भी टाइप की हो, वो हमेशा बेकार नहीं होती। स्ट्रांग बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा रून्स इकट्ठा करना। फेरी सीधा कह देती है, अगर जिंदा रहना है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तभी भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को हटाकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब साफ हो जाता है कि यहाँ सिर्फ ताकत ही सब कुछ है। लोग एक रून के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। फेरी सिचुएशन देखकर कहती है कि वो रून वापस ले रही है। फिर वो बताती है कि अब सब अपने रून्स और स्टैट्स देख सकते हैं। लोग पहली बार अपनी ताकत स्क्रीन पर देखते हैं। कांग हांसू शांत रहकर अपनी स्टैट्स चेक करता है। फेरी एक और रूल बताती है, रून्स कहीं भी मिल सकते हैं, बस किसी जिंदा चीज को मारना होगा। और यहीं से असली सर्वाइवल गेम ऑफिशियली शुरू हो जाता है। फेरी बताती है कि तुम जो भी शिकार करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। शुरुआत थोड़ी अनफेयर लगेगी, लेकिन ये जगह पहले से ही ऐसी है। फेरी लोगों को कहती है कि पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो। वो वॉर्न करती है, अपनी मेंटालिटी मत खो देना। फिर फेरी जाते हुए कहती है कि अब ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है, और लोग घबराकर चिल्लाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गेम नहीं, असली सर्वाइवल है। अचानक अदर वर्ल्ड के मॉन्स्टर्स पूरी भीड़ पर टूट पड़ते हैं। तेज हमला होता है, लोग हवा में उछल जाते हैं और हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। ये पहला असली अटैक है जहां कोई वार्निंग नहीं मिलती। ये चैप्टर 2 ट्यूटोरियल की शुरुआत है। लोग अब समझ जाते हैं कि जो चल रहा है वो सिर्फ गेम नहीं, असली ट्यूटोरियल है। तभी पीछे से खतरनाक आवाजें आने लगती हैं। कोई चिल्लाता है, पीछे से कुछ आ रहा है, और अगले ही पल मॉन्स्टर्स भीड़ पर सीधा हमला कर देते हैं। अब भागना या लड़ना चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुकी है। मॉन्स्टर्स सामने आ जाते हैं और भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है।
तब कांग हांसू सबको शांत रहने को कहता है। वो बोलता है, पैनिक मत करो, धीरे धीरे पीछे हटो। लोग उसकी बात मानकर थोड़ा कंट्रोल में आते हैं, लेकिन कांग हांसू जानता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, असली खतरा अब आने वाला है। दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक रास्ता बंद मिलता है। कोई चिल्लाता है, रुको, कुछ गलत है। सब ट्राई करते हैं, पर बैरियर बिल्कुल टूट ही नहीं रहा। पैनिक बढ़ जाता है और तब पता चलता है दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। अब साफ है, यहां से निकलने का कोई इजी तरीका नहीं है। मॉन्स्टर्स भीड़ पर टूट पड़ते हैं। लोग डर के मारे चिल्लाते हैं, मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। तब एक लड़का बैरियर के पास पहुंच जाता है। सब हैरान हो जाते हैं, तुम वहां कैसे गए? वो कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता, बस निकल गया। ये देखकर दूसरे भी ट्राई करते हैं। अब समझ आता है बैरियर में एक रास्ता है, पर सिर्फ कुछ लोग ही उसे देख पा रहे हैं। बैरियर के पास सिर्फ कुछ लोग ही निकल पा रहे हैं। जैसे जैसे लोग बाहर जाते हैं, नंबर कम होता जा रहा है। भीड़ में धक्का मुक्की और चीख पुकार मच जाती है। कांग हांसू ये सब देखकर ठंडे दिमाग से कहता है, कितना बेकार और कमजोर। वो याद करता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था, लगभग 40% लोग इसी जगह मर गए थे, और अब भी हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट कर रही है। जो लोग वॉल पार नहीं कर पाए, सिर्फ वही जिंदा रहे। लेकिन इस बार चीजें थोड़ी अलग हैं। कांग हांसू सोचता है, पहले मुझे ज्यादा से ज्यादा रून्स इकट्ठा करने होंगे। तभी मॉन्स्टर्स फिर से पूरी ताकत से हमला कर देते हैं। लोग मदद के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन हर कोई किसी को बचा नहीं सकता। और कांग हांसू बिना रुके अपना अगला कदम बढ़ा देता है, क्योंकि वो जानता है यहाँ दया नहीं, सिर्फ सर्वाइवल है। कांग हांसू बिना डरे मॉन्स्टर पर सीधा हमला करता है। मॉन्स्टर भी पूरी ताकत से काउंटर अटैक करता है। दोनों के बीच क्लोज कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। एक सही मौका देखकर कांग हांसू मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये उसका फर्स्ट रियल किल है, और यहीं से सब समझ जाते हैं ये बंदा नॉर्मल नहीं है। कांग हांसू अकेला खड़ा अपनी सिचुएशन समझता है। वो कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, लेकिन वो खुद को थोड़ा लकी मानता है। उसकी स्टैट्स अपडेट होती हैं, स्ट्रेंथ, डेक्सटेरिटी और एचपी बढ़ते हैं। यहाँ डेक्सटेरिटी सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव करती है। इसका मतलब ये है कि वो अटैक्स को पहले से ज़्यादा जल्दी देख और रिएक्ट कर सकता है, और ये एडवांटेज सर्वाइवल में बहुत काम आने वाला है। कांग हांसू अपनी तेज़ी और रिएक्शन स्पीड का सही यूज़ करता है। जैसे ही मॉन्स्टर अटैक करता है, वो बिल्कुल सही टाइमिंग पर उससे डॉज कर जाता है। फिर हवा में जंप करके ऊपर से सीधा लीथल स्ट्राइक करता है। मॉन्स्टर को समझने का मौका भी नहीं मिलता और वो वहीं गिर जाता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू सिर्फ ताकत से नहीं, स्किल, टाइमिंग और एक्सपीरियंस से लड़ता है। कांग हांसू समझ चुका है कि यहाँ जो दिखता है वही सच नहीं होता। वो अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और बिना घबराए परफेक्ट एंगल से अटैक करता है। तेज और प्रिसाइज स्ट्राइक से मॉन्स्टर के अटैक्स एक एक करके फेल हो जाते हैं। हर मूव के साथ वो और ज्यादा काम होता जाता है। आखिरी हिट में मॉन्स्टर गिर जाता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू सिर्फ ताकत नहीं, एक्सपीरियंस और कंट्रोल से जीत रहा है। लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी अकेला ही मॉन्स्टर्स से लड़ रहा होता है। सब सोचते हैं कि बिना टीम के जिंदा रहना मुमकिन नहीं, लेकिन कांग हांसू बिना पैनिक किए एक एक मॉन्स्टर को सिस्टमैटिकली खत्म करता है। वो जानता है कि शुरुआत में जल्दबाजी करना सबसे बड़ी गलती होती है, इसलिए वो आराम से सही टाइमिंग का वेट करके हर मूव करता है। ये सीन दिखाता है कि कांग हांसू एक्सपीरियंस के दम पर सबसे अलग लेवल का है। कांग हांसू मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए ज्यादा आगे बढ़ जाता है, लेकिन फेरी बताती है कि ट्यूटोरियल में लिमिट क्रॉस करना अलाउड नहीं है। जो लोग अपनी जगह छोड़कर ज्यादा आगे जाते हैं, उनके लिए अलग पनिशमेंट होती है। इसलिए सिस्टम अनाउंस करता है कि कुछ टाइम के लिए ट्यूटोरियल एरिया में प्रोटेक्शन मिलेगी। मतलब अभी फाइनल फाइट नहीं होगी, क्योंकि असली डेंजर सेकेंड और थर्ड ईयर में आने वाला है। कांग हांसू अपने हाथ में एक नया रून महसूस करता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सिर्फ एक ताकत नहीं, बल्कि ज्यादा स्ट्रांग बनने का मौका है। वो शांत रहकर अपनी पावर को कंट्रोल करता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसने चाइल्डहुड से पहले का ग्रोथ बोनस अचीव कर लिया है।
आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं ये अनबिलीवेबल है। लोग शॉक में हैं क्योंकि कैंग हानसू ने अकेला ही इतने मॉन्स्टर्स को मार दिया। जमीन पर लाशें पड़ी हैं, हर तरफ खून और बर्बादी है। कैंग हानसू चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखती है। वो मन ही मन कहता है, ये मॉन्स्टर्स। ये सीन दिखाता है कि वो सिर्फ स्ट्रांग नहीं बल्कि इस दुनिया की क्रूअल रियलिटी को समझ चुका है। असिस्टेंट फेरी खुश होकर कहती है, तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वो बताती है कि बहुत से लोग मर चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उन्होंने सरवाइव करना सीख लिया है। फेरी कहती है कि अब तुम जानते हो कैसे जिंदा रहना है, इसलिए वो अनाउंस करती है, अब वॉल हटा दी जाएगी। मतलब अब नेक्स्ट फेज शुरू होगा, जहां डेंजर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। फेरी हंसते हुए बोलती है, गुड लक। और लोग गुस्से में कहते हैं, ये छोटी सी चीज सच में डेविल है। कैंग हानसू अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है। वो मानता है कि शुरुआत बुरी नहीं रही, लेकिन अभी काफी पीछे है। उसे एक और चीज मिलती है, स्वॉट ट्रेनिंग, जो उसके लिए बहुत काम की स्किल है। वो सोचता है कि अगर ज्यादा स्ट्रांग बनना है तो उसे और ज्यादा रून्स और एक्सपीरियंस चाहिए। तब उसकी नज़र एक अजीब जगह पर पड़ती है, जहां कुछ अलग ही लग रहा होता है, और यहीं से नेक्स्ट डेंजर शुरू होने वाला होता है। कांग हानसू को हिडन डंजन के बारे में पता चलता है। ये डंजन ट्यूटोरियल एरिया के अंदर छुपा हुआ होता है। अब तक कोई भी इसे क्लियर नहीं कर पाया, ना ही कोई जिंदा वापस आया। इसलिए यहाँ आने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो आए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। कांग हानसू समझ जाता है कि अगर उसे सबसे आगे निकलना है तो यहीं जाना पड़ेगा। ये डंजन उसकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रूफ बनने वाला है। यहाँ एक रूल बिल्कुल क्लियर है, जितना ज्यादा खतरा उतना बड़ा रिवॉर्ड। ये डंजन इतना मुश्किल है कि ज्यादातर लोग इसके पास तक नहीं जाते, लेकिन कांग हानसू बिना डरे के कहता है, मेरा गोल डिसाइड हो चुका है। वो जानता है कि अगर ये क्लियर हो गया तो उसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, और यहीं से ट्यूटोरियल का फर्स्ट रियल स्टेज शुरू होता है, जहां 100 लोग एक साथ लड़ने वाले हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि इस एरिया में रहने के लिए सिर्फ 1 वीक का टाइम दिया जाएगा और डंजन हंट 3 महीने तक चलेगी। इसके बाद ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाएगा और रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ एक राज है। ट्यूटोरियल के पहले स्टेज में 2 हिडन पीसेस छुपे हुए हैं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कैंग हानसू डिसाइड करता है कि मुझे ये हिडन डंजन हासिल करना ही होगा। वो जानता है कि जल्दी स्ट्रांग बनने का यही एक तरीका है। फिर वो अकेला जगह एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है, जबकि बाकी लोग अभी भी समझने में लगे होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मिलकर रहना ही सबसे सेफ ऑप्शन है। वो कैंग हानसू को रोकते हैं और कहते हैं कि अकेले मत जाओ, साथ में सरवाइव करते हैं। लेकिन कैंग हानसू जानता है कि ग्रुप में रहना हमेशा स्ट्रांग बनने का तरीका नहीं होता। वो सीधा मना कर देता है और कहता है कि उसे अकेला ही आगे बढ़ना होगा। लोग उसका नाम लेकर चिल्लाते हैं, पर वो बिना रुके आगे बढ़ जाता है। कांग हानसू हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ लोग उसे पहले से जानते लगते हैं। वो सोचता है, इन्हें मेरा नाम कैसे पता? तब उसे याद आता है कि ये लोग उसके पास्ट के क्लासमेट्स हैं, जो फ्यूचर में उसे भूल चुके थे। अब ये लोग उसे साथ चलने के लिए फोर्स करते हैं। एक लड़की उसका हाथ पकड़कर कहती है, मेरे साथ चलो। कांग हानसू महसूस करता है कि सबकी नज़रें उसी पर टिकी हुई हैं। कैंग हानसू को देखकर कुछ लोग उसे डेंजरस समझने लगते हैं। वो कहते हैं, इस बंदे का ऑरा कुछ अलग ही है। जब कैंग हानसू बात करता है, उसका टोन बिल्कुल कोल्ड और कॉन्फिडेंट होता है। लोग गुस्से में कहते हैं, कौन है ये, ज़्यादा हीरो बन रहा है। कैंग हानसू सीधा जवाब देता है, तुम लोग ऑलरेडी स्लो हो, टाइम वेस्ट मत करो। इस सीन से क्लियर हो जाता है कि वो लीडर बनने नहीं, जीतने आया है। कैंग हानसू को कुछ लोग घेर कर चैलेंज करते हैं। वो गुस्से में कहते हैं, ओपोनेंट्स को पहचानना भी जरूरी होता है। कैंग हानसू बिल्कुल शांत रहकर जवाब देता है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा तुम किससे उलझ रहे हो। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और टेंशन बढ़ जाता है। तब एक सीनियर बंदा बीच में आकर बोलता है, काम डाउन। वो कहता है कि वो लोग बुरे नहीं हैं, बस जिंदा रहना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मिलकर काम करें तो ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन कैंग हानसू उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये लोग अंदर से बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। वो महसूस करता है कि ये लोग फ्यूचर में बिट्रेयल करने वाले हैं। कैंग हानसू ठंडे दिमाग से सोचता है, आखिर में सब अपना फायदा देखेंगे। वो डिसाइड करता है कि कुछ लोगों को यहीं खत्म करना ही बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया में दया दिखाना सबसे बड़ी गलती बन सकती है। एक लड़की कहती है, लोगों को इतना दूर मत भगाओ, उनकी देखभाल करना भी जरूरी है।
कांग हैंसू शांत लेकिन सख्त आवाज में बोलता है, तुम बहुत ज्यादा जिंदगियां बचा रही हो। वो मानता है कि हर किसी को साथ ले चलना पॉसिबल नहीं होता। वो क्लियर कर देता है, कुछ लोगों को जानबूझकर अकेला छोड़ना पड़ता है। इस बात पर ग्रुप में गुस्सा और टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन लीडर इंटरवीन करके कहता है, छोड़ दो इसे, अभी फोकस गोल पर होना चाहिए। यहाँ सिस्टम के रूल्स सबसे ऊपर हैं। जो कमजोर होता है वो कुचल दिया जाता है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। बीच सड़क पर लोगों की लाशें पड़ी होती हैं और कोई मदद के लिए नहीं आता। असिस्टेंट फेरी हंसते हुए कहती है, मुझे ऐसी ही चीजें पसंद है। लीडर मौका देखकर बोलता है, स्ट्रांग लोग ही आगे चलेंगे। वो अपनी टीम के साथ बिना रुके निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमैनिटी से ज्यादा पावर की वैल्यू है। और ये देखकर कुछ लोग सोचने लगते हैं, क्या इंसान मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं? कुछ लोग बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता था कैंग हैंसू स्ट्रांग है, लेकिन इतना डेंजरस होगा ये एक्सपेक्ट नहीं था। कैंग हैंसू बिल्कुल शांत रहता है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। तब वो कहता है, मुझे मेमोरी लॉस है। सब शॉक हो जाते हैं, क्या? लोग मजाक में बोलते हैं कि ये बंदा ओल्ड मैन जैसे बात कर रहा है, लेकिन असली बात यह है कि कैंग हैंसू जानबूझकर अपना पास्ट छुपा रहा है ताकि कोई उसकी असली प्लानिंग समझ ना सके। एक लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि अब सब कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कांग हांसू शांत रहकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि बिना फाइट के आगे बढ़ना ज्यादा सेफ रहेगा। चलते चलते वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग लगता है। तब कोई कहता है, ये जगह फर्स्ट डेस्टिनेशन है। कांग हांसू की आंखों से साफ दिखता है कि वो ऑलरेडी जानता है आगे क्या आने वाला है। ग्रुप फाइनली उस जगह पहुंच जाता है जहां हिडन पीस छुपा हुआ है। ये जगह कोई नॉर्मल प्लेस नहीं, बल्कि एक सबवे स्टेशन है। तब रिवील होता है, गैंगनाम स्टेशन। ये वही जगह है जहां से ट्यूटोरियल का सबसे डेंजरस और इम्पॉर्टेंट फेज शुरू होने वाला है। कैंग हांसू जानता है कि अगर यहाँ एक भी गलती हुई तो जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा, और यहीं से हिडन डंजन आर्क ऑफिशियली स्टार्ट होता है। चैप्टर 4 गैंगनाम स्टेशन शुरू होता है। सब लोग सोचते हैं, हिडन पीस यहीं क्यों है? कैंग हैंसू शांत रहता है और दिमाग लगाना शुरू करता है। तब उसे अचानक एक इम्पॉर्टेंट क्लू मिलता है। वो कहता है, मुझे लगता है मुझे एक सुपर पावर मिल गई है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं, सुपर पावर? और यहीं से क्लियर होता है कि गैंगनाम स्टेशन सिर्फ लोकेशन नहीं, बल्कि पावर अनलॉक होने की जगह है। कुछ लोग कांग हांसू से कहते हैं, आगे चलने के लिए हमारे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन कांग हांसू शांत होकर जवाब देता है, जरूरी नहीं। वो मानता है कि ग्रुप में रहना सेफ लगता है, लेकिन हर डिसीजन खुद देख समझ कर लेना चाहिए। इसलिए वो कहता है, मैं पीछे रहकर ऑब्जर्व करूंगा। कुछ लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं, पर कांग हांसू जानता है कि असली सर्वाइवल भीड़ के पीछे चलने में नहीं, सही वक्त का वेट करने में है। और यहीं से वो साइलेंटली अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करना शुरू करता है। गैंगनाम स्टेशन के अंदर सब लोग अलर्ट होके चल रहे होते हैं। तब अचानक कैंग हांसू रुक जाता है। उसकी आंखें किसी डेंजर को पहले ही फील कर लेती हैं। वो कहता है, रुको। लेकिन तब तक पीछे से एक तेज और जानलेवा अटैक आ जाता है। कैंग हांसू चिल्लाता है, तेसुंग, डॉज कर। 1 सेकंड की देर होती और सीधा जान जा सकती थी। अचानक एक बंदा ऊपर से गिरता हुआ अटैक फेस करता है। सब पैनिक हो जाते हैं, ये क्या था? तब रिवील होता है कि ये अटैक गैंगनम स्टेशन के हिडन एनिमीज का है। ये मॉन्स्टर्स पहले से ही यहीं छुपे हुए थे और आवाज सुनते ही अटैक करते हैं। कैंग हांसू कामली वॉर्न करता है, ज्यादा शोर किया तो सब मर जाओगे। अब सब समझ जाते हैं कि यहाँ फाइट सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं, स्ट्रैटेजी और साइलेंस से जीती जाएगी। कैंग हैंसू सामने वाले मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर की बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन मूवमेंट स्लो है। जैसे ही मॉन्स्टर चार्ज करता है, कैंग हैंसू बिल्कुल सही टाइमिंग पर डॉज करता है। फिर एक क्लीन और प्रिसाइज स्ट्राइक में मॉन्स्टर को सीधा काट देता है। कैंग हैंसू सामने वाले मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि मॉन्स्टर की बॉडी स्ट्रांग है, लेकिन मूवमेंट स्लो है। जैसे ही मॉन्स्टर चार्ज करता है, कैंग हैंसू बिल्कुल सही टाइमिंग पर डॉज करता है। फिर एक क्लीन और प्रिसाइज स्ट्राइक में मॉन्स्टर को सीधा काट देता है। यहाँ फाइट के बाद लोग कांग हांसू को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि उसने बिना किसी मदद के मॉन्स्टर को खुद ही मार दिया होता है।
सब लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा सिर्फ स्ट्रांग नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जब कोई पूछता है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो, तो कांग हानसू कामली बोल देता है कि ये कोई सुपर पावर नहीं है। वो क्लियरली बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ का रीज़न पावर नहीं, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और कंट्रोल है। इस सीन का मेन पॉइंट ये है कि कांग हानसू अपनी पावर को शो ऑफ नहीं करता, वो बस काम पे फोकस रखता है और आगे बढ़ने का सोचता है। यहाँ कांग हानसू अपनी सोच बिल्कुल क्लियर कर देता है। वो बोलता है कि अभी किसी को हीरो बनने या ज्ञान देने का टाइम नहीं है। वो ग्रुप को समझाता है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही रूल काम करेगा, सर्वाइवल। कांग हानसू कहता है, तुम बस अपना काम करो, अपनी जान बचाओ, और जो मॉन्स्टर तुम मारो उसका रिवॉर्ड तुम्हारा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई टीम वर्क का ड्रामा नहीं, हर कोई अपनी फाइट खुद लड़ेगा। फिर नरेशन आता है कि जो लोग सालों तक अबिस में भटके थे, उन्होंने एक ही रूल फॉलो किया था, आई टेक वॉट आई हंट। कांग हानसू सबको एक हार्ड ट्रूथ बताता है। वो कहता है, रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स सिर्फ भरोसे और गुडविल पर टिकी होती हैं, वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में सबसे पहले टूट जाती हैं। लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कांग हानसू बोलता है, ये कोई ओपिनियन नहीं, ये एक रूल है। अगर तुम कमज़ोर हो तो सबसे पहले तुम्हें ही छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वो क्लियर करता है, यहाँ दोस्ती या फीलिंग्स नहीं, सिर्फ सर्वाइवल मैटर करता है। और अगर ऐसा है तो फिर सबको अपना अपना रास्ता देखना होगा। यहाँ लोग एक ऑड क्रिस्टल देखते हैं और सबसे पहले कांग हानसू नोटिस करता है कि इस जगह कुछ अलग रूल काम कर रहा है। वो बिना किसी सिस्टम मैसेज के इंस्टिंक्ट से महसूस कर लेता है कि ये क्रिस्टल नॉर्मल नहीं है। तभी कंफर्म होता है, ये है एसेंस ऑफ द एरो ट्रोल ट्राइब। कांग हानसू समझ जाता है, अगर उसने इस क्रिस्टल को ले लिया तो उसे एक नई सुपर पावर मिल सकती है, और इसी मोमेंट पर वो डिसाइड करता है रिस्क लेना वर्थ इट है।